हेलो एस्पिरेंट, मेंटर आईएएस की करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं पूजा गोयल लाई हूँ आपके लिए डेली मेंटर आईएएस की तरफ से करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। तो हमने करंट अफेयर्स शुरू करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि करंट अफेयर पढ़ना क्यों है। तो अगर आप लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा है तो उसमें करंट अफेयर्स का एक अलग सेक्शन दिया होता है। तो वो क्या है और वो कैसे करने का है, अभी आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में 20 to 30 मार्क्स का डायरेक्ट करंट अफेयर पूछा जाता है और उसके बाद 50 मार्क्स का अराउंड अराउंड ऐसा होता है कि स्टैटिक से इंटरलिंक करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके 50 मार्क्स अगर करंट अफेयर से पढ़ना से हो रहा है तो आपको क्यों ये नहीं करना चाहिए। देन अगर हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स यूपीएससी करंट अफेयर से पूछता है, कल्चर जो है वो यूपीएससी करंट अफेयर से पूछ सकता है। देन पॉलिटी में जब कोई न्यू लॉज आते हैं, कोई एक्ट आता है तो उसके प्रोविजंस यूपीएससी पूछ सकता है। इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। देन अगर आप देखेंगे साइंस एंड टेक, उन्हें कैसे पढ़ा जाना है वो सब आपको करंट अफेयर से पढ़ना है। देन एनवायरनमेंट अगर आप देखेंगे तो स्पीशीज न्यूज़ में रहती है, कुछ जगह न्यूज़ में रहती है जो आपको पढ़नी रहती है। तो ये सब जो है आपके करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा एक वैल्यू ऐड करता है। अगर मेंस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन जो है उसको करंट अफेयर से इंटरलिंक करके पूछा जा सकता है और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपने आंसर राइटिंग में उसका इंटरलिंकिंग देना होता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक के बेस पे आंसर नहीं देना होता है, आपको उसको पढ़ना होता है और उसके बाद उसको करंट अफेयर से लिंक करके फिर आंसर देना होता है। तो आपके आंसर जो है एक डायनामिक आंसर हो जाता है जिसमें पता चलता है कि हाँ, अगर आपको स्टैटिक का नॉलेज है, आपने एनसीईआरटीज पढ़े हैं और साथ में आपको हालिया देश में क्या चल रहा है आपको उसका भी नॉलेज है, तो इसलिए आपको ये दोनों जो है वो पढ़ना रहता है। अभी अगर हम देखेंगे तो आरबीआई की रिपोर्ट्स या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, ये सब न्यूज़ में बहुत आता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको ये सब पढ़ना है। इसके बाद यूपीएससी ये पूछ सकता है आपसे कि इंडिया का सिचुएशन उसमें क्या है, या फिर ये रिपोर्ट जो है वो कितने पैरामीटर्स पे निकलती है, इस रिपोर्ट ने क्या बोला है। और अगर एग्जाम्पल ले तो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों में आरबीआई की रिपोर्ट आई थी रबी की फसलों पे। तो इधर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, रबी की फसलें पहले पढ़ लेना, फिर आरबीआई क्या है उसे पढ़ लेना, फिर आरबीआई रबी की फसलों पे क्या कह रहा है वो पढ़ लेना, आरबीआई ने सर्वे किया है तो उस सर्वे में क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं वो पढ़ना। अब वो ये जो एक टॉपिक है ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, रबी की फसलें क्या होती हैं, फिर आरबीआई जो है उसने क्या सजेशंस दिए हैं, या फिर क्या सिचुएशन है इंडिया में रबी की फसलों का। देन मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई के सजेशंस। यूपीएससी में अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग में सजेशंस डालते हैं किसी एपेक्स बॉडी का, तो आपके आंसर जो है वो इन्हेंस होता है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स आज के करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है इंडिया बांग्लादेश रिवर वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो रिवर वाटर यानी तीस्ता रिवर का वाटर जो है वो शेयर करने के लिए एक अग्रीमेंट किया है। देन मणिपुर सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर एक रिव्यू मीटिंग हुई है। तो अपने को क्या करना है, मणिपुर का सिक्योरिटी सिचुएशन है वो पढ़ना है। देन इंटरनेशनल व्हील चेयर डे 2025 एंड सुगम्य यात्रा। तो इंटरनेशनल व्हील चेयर डे अभी हमने ऑब्जर्व किया है और सुगम्य यात्रा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो हम ये पढ़ेंगे। देन जन औषधि दिवस 2025, ये भी अभी हमने जन औषधि दिवस ऑब्जर्व किया है तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। देन कोल मिनिस्ट्री ने एक रोड शो किया है कमर्शियल कोल माइंस के ऑक्शन के लिए। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है, कैसे इसे पढ़ना है, ये हम आगे देखेंगे। देन सीडीएसी ने हिमा शील्ड करके एक ग्रैंड चैलेंज था जिसे कंक्लूड किया है फाइनली। तो ये हम देखेंगे कि ये है क्या, सीडीएसी क्या है, हिमा शील्ड क्या है, ये ग्रैंड चैलेंज क्या था। देन मिशन स्वावलंबी लॉन्च किया गया है, वो हम देखेंगे, ये गवर्नमेंट स्कीम्स के सेक्टर में आ जाता है। देन प्रेसिडेंट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा में विजिट की हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। तो हम ये देखेंगे कि धोलावीरा साइट जो है वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें कि ये सब करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है, इसे कवर कैसे करना है,
तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चे नए तैयारी में होते हैं ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ने में बहुत चैलेंजेस आते हैं, पूरा दिन लग जाता है एक न्यूज़पेपर कवर करने में और स्टैटिक करने का टाइम नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हमारे सोर्सेज क्या होते हैं? द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, देन पीआईबी जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट सोर्स होता है। अब क्या होता है ना कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो हिंदी में नहीं आता है, तो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को भी उसमें दिक्कत होती है। हम क्या करेंगे, हम इधर ही पूरा जो टॉपिक्स है वो कवर कर लेंगे, जिसके बाद एस्पिरेंट्स को कोई इशू ना आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, इंडिया बांग्लादेश रिवर वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट जो है वो किसके लिए हुआ है? तीस्ता रिवर के वाटर शेयरिंग के लिए हुआ है। क्यों? अभी कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स हुए थे, कुछ इंटरनल राइट्स हुए थे, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट हमारा शायद पहला या बहुत इनिशिएटिंग अग्रीमेंट होगा। हम तीस्ता रिवर वाटर शेयर करने वाले हैं। तीस्ता रिवर जो है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बहती है। तो अभी आपको क्या करना है, ये देखना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, जैसे कि गेंजेस वाटर ट्रीटी क्या थी, फिर तीस्ता रिवर का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से निकलती है ये रिवर, कहाँ से उसका कोर्स है, कौन से स्टेट्स में बहती है, कौन से कंट्रीज में बहती है, कहाँ से बहती है, इसके पैटर्न क्या है, रिवर कौन से पैटर्न बनाती है। ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, रिवर पैटर्न्स, ड्रेनेज पैटर्न्स, तो ये आप देख लेंगे। और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के लिए इस रिवर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये अगर आप देखेंगे तो तीस्ता रिवर करीब करीब हमारी पूरी हो जाएगी। देन इसके ऊपर डिस्प्यूट क्या चल रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में इस रिवर के वजह से, वाटर शेयरिंग के वजह से क्या डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, वो एक बार हम देख लेंगे। देन ये जो रीसेंट अग्रीमेंट हमने किया है, इसके मेन प्रोविजंस ये हमें पढ़ने हैं। ये प्रोविजंस जो है ना, ये एक ऐसा पार्ट होता है जो हर करंट अफेयर में आपको पढ़ना ही होता है। कोई भी एक्ट आएगा, लॉ आएगा, अग्रीमेंट होगा, उसके प्रोविजंस आपको पढ़ने ही होंगे। बस बेसिक होता है कि अगर आप इस चीज़ का थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं तो प्रोविजंस याद करना, प्रोविजन समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रोविजंस ज़्यादा एग्जाम में जब आएंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपको इसका हिस्ट्री पता था कि अग्रीमेंट हमने क्यों किया। तो अगर आपको ये रीज़न पता होगा ना कि अग्रीमेंट करने के पीछे क्या रीजंस थे, क्या सिचुएशंस थे, तो प्रोविजंस हम करीब करीब डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब प्रीलिम्स के लिए आप इसके लिए स्पेसिफिक क्या पढ़ेंगे, रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस्ता रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसके बाद गेंजेस, गंगा रिवर सिस्टम आपको पढ़ लेना है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ लेना है इस स्पेसिफिक टॉपिक से। वरना आपको पढ़ना तो सारा ही है, सारे रिवर सिस्टम्स आपको करने हैं, इस स्पेसिफिक टॉपिक से ध्यान रखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपको करना है। देन इंडिया के अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या स्पेसिफिक अग्रीमेंट्स हुए हैं वाटर शेयरिंग के लिए। जैसे इंडिया को नेबरिंग कंट्रीज अगर हम देखेंगे तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, करीब करीब ये कंट्रीज लगते हैं। अब इनके साथ वाटर शेयरिंग हम करते हैं, नहीं करते हैं, कौन सी रिवर शेयर करते हैं और उसके पीछे हमने क्या अग्रीमेंट्स किए हैं, वो आपको देख लेना है। जैसे अगर हम देखें तो मेजर एक अग्रीमेंट जो आता है वो इंडस वाटर ट्रीटी आती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो हमें थोड़ा पढ़ लेना है। देन अगर मेंस के लिए देखें स्पेसिफिक, तो जीएस पेपर 2 में इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंट में जो इशू हुआ उसके ऊपर हमने, हमारे क्या रिएक्शन था, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या स्टैंड है, और हिस्टोरिकली इंडिया और बांग्लादेश के क्या रिलेशंस रहे हैं। 1970 के वॉर्स के बाद से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि रिवर वाटर शेयरिंग की बात हो रही है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके हमें स्पेसिफिक टेक्निक्स कर लेने हैं, टेक्नोलॉजी अगर कुछ है तो हमें वो कर लेनी है। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और स्टेट के कंसर्न्स हमें करने हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया का स्टेट इस मैटर में इन्वॉल्व है, इस रिवर वाटर शेयरिंग में इन्वॉल्व है, तो फेडरलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा और उस स्टेट के कंसर्न क्या है इस टॉपिक को लेके, ये हमें देखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, रिव्यू मीटिंग ऑन मणिपुर सिक्योरिटी सिचुएशन। तो यानी मणिपुर में जो इश्यू चल रहे हैं उसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग हुई है। तो सबसे पहले तो कुछ भी ना करें, सबसे पहले ये देखें कि मणिपुर में इशू चल क्या रहा है, क्यों हुआ,
मणिपुर के कुछ ट्राइब्स के ऊपर है, मेती, नागा, इन सब ट्राइब्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आपको ये देखना है कि ये ट्राइब्स क्या हैं और इन ट्राइब्स के बीच में इशू, एथनिक इशू हुआ क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये देखना है सबसे पहले तो। देन इन ट्राइब्स के थोड़े आपको क्या करने हैं, इनके कल्चरल सिग्निफिकेंस करना है। देन इनके बारे में थोड़ी चीज़ें आपको जान लेनी है जो स्टैटिक में आपको ऐड करेंगी। देन सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ट्राइब्स है ये कहाँ के हैं, स्पेसिफिक कहाँ के हैं। जैसे मेती ट्राइब है तो कहाँ का है वो, नागा ट्राइब कहाँ की है, क्यों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीएससी क्या करता है, कुछ ट्राइब्स के नाम देता है और नीचे स्टेट्स के नाम देके आपसे पूछ सकता है कि ये ट्राइब जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन अगर इतना बड़ा इशू हुआ है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस होंगे ही, तो आफ्सपा आपको कर लेना है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये इसके प्रोविजंस क्या है स्पेसिफिक, और इसको रिलेटेड कंट्रोवर्सीज क्या चल रहे हैं। जैसे कुछ टाइम पहले तक अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में आफ्सपा की बहुत न्यूज़ आती थी, अभी थोड़ा कम हो गया है, अभी मणिपुर में सुनने आ रही है आफ्सपा की न्यूज़। तो ये है क्या, क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्या इसके रिलेटेड कंट्रोवर्सीज हैं। देन अब ये जो इशू हुआ है इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रोल रहेगा, जैसे असम राइफल्स, लोकल पुलिस, ये लोग क्या रोल प्ले करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में। ओके, अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करेंगी, आर्म्ड फोर्सेस क्या करेंगे, ये हमने समझा। गवर्नमेंट भी कुछ तो करेगी, इतना बड़ा इशू हो रहा है उसे करने के लिए सॉल्व। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिहैबिलिटेशन करेगी, पीस टॉक्स करेगी, शांति वार्ताएं करेंगी, वहाँ पे जो इकोनॉमी डिसरप्ट हुई है उसे वापस मैनेज करने की कोशिश करेगी। तो ये आप देख लेंगे कि गवर्नमेंट ने उधर क्या क्या किया है, क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, ये सब, ठीक है। अब प्रीलिम्स के लिए आप स्पेसिफिक क्या पढ़ेंगे, आफ्सपा पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड स्पेसिफिक आर्टिकल्स पढ़ेंगे। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर एक एरिया में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो मेजर इंसर्जेंट ग्रुप्स है जो वहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, आप उन्हें पढ़ लेंगे एक बार। वहाँ पे कौन से ट्राइब्स कौन से स्टेट्स में हैं, वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स कौन से हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अक्सर, तो वो आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर मेंस के लिए आप स्पेसिफिक क्या पढ़ेंगे, ये जो इशू हुआ पूरा, इससे इंटरनल सिक्योरिटी को क्या चैलेंज हुआ, फिर फेडरलिज्म को क्या चैलेंज हुआ, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो वो प्रेसिडेंट रूल क्या है और उससे फेडरलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो सिविल सोसाइटी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारे कंट्री का कैसा है, हम वो देख लेंगे और करीब करीब ये टॉपिक हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ रहता है तो आपको पढ़ लेना है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक अब कवर हो चुका है पूरा। देन थर्ड टॉपिक पे चलेंगे तो इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे 1 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया था, उसके साथ एक लॉन्च किया गया था सुगम यात्रा इनिशिएटिव, तो वो हमें देखना है। तो सुगम्य भारत अभियान क्या है ये देख लेना है। फिर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, बेसिकली ये किसके लिए है, ये पूरा जो व्हीलचेयर डे और ये इनिशिएटिव है ये डिसेबल्ड लोगों के लिए है। तो आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या राइट्स हैं, बाइंडिंग है नहीं बाइंडिंग है, इंडिया में इसके लिए क्या लॉ एंड ऑर्डर है, क्या रूल्स हैं वो आपको देखने हैं। देन आर्टिकल्स कौन से हैं जो आप डिसेबल्ड लोगों के लिए हमारे देश में लागू किए गए हैं वो आपको देखने हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है उसके लिए वो देखनी है। सोशल जस्टिस और इंक्लूजन में क्या बात होगी कि डिसेबल्ड लोगों को सोशल जस्टिस मिले, उनको इंक्लूड किया जाए हमारी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में, सोसाइटी में, उसको रिलेटेड क्या सिस्टम चलेगा वो आपको देखना है, ठीक है। फिर डिसेबिलिटी राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में क्या इशू आ रहे हैं आपको वो देखना है। और आपको मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि सक्सेसफुल एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको एक बार पढ़ लेना है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिसेबल फ्रेंडली है वो आपको अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने आंसर राइटिंग में एज एग्जाम्पल ऐड कर पाएंगे, वो आपको एक एड ऑन देगा आपके आंसर में, ओके। थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, जन औषधि दिवस 2025, ये हमने अभी ऑब्जर्व किया है। तो आपको क्या करना है ना, पहले तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पूरी कर लेनी है,
ये जो परियोजना है स्पेसिफिक जन औषधि के लिए है। अब क्या करती है ये स्कीम जो है, ये क्या करती है, जेनेरिक मेडिसिन की बात करती है। जेनेरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन। तो जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है आपको वो पढ़ना है सबसे पहले। और ये जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है इतना बड़ा हमारे देश का, वो देखना है। और जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, क्या कंट्रोवर्सीज है, ये आपको एक बार देखनी है। कि जैसे अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है आपको ब्रांडेड मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, और जेनेरिक मेडिसिन जो है आप जन औषधि केंद्र में जाके ले सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको क्या रेफर करना है, आपको क्या करना है, और ये योजना हम क्यों लाए हैं वो आपको देखना है। जेनेरिक मेडिसिन के प्रोज कॉन्स ये दोनों आपको देखने हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी देखनी है, आयुष्मान भारत पढ़ना है। अगर हम जन औषधि की या फिर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें और आयुष्मान भारत ना पढ़ के जाएं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक लिमिटेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर में इंडिया का सबसे बड़ा स्कीम अगर जो चल रहा है तो आयुष्मान भारत चल रहा है। तो ये आपको स्पेसिफिकली अच्छे से डिटेल में कर ही लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक हेल्थ केयर के लिए क्या स्कीम्स लाई हैं वो करनी है। जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन पढ़ लेनी है। हेल्थ केयर चैलेंजेस और पॉलिसीज ये मेंस के लिए पढ़ना है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पब्लिक सेक्टर का हेल्थ केयर में क्या रोल रहेगा, और कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से, ये आपको करना है। अभी क्या होता है ना कि अगर आप बड़ी स्कीम आती है कंट्री में कोई, जैसे जन औषधि परियोजना, आयुष्मान भारत, अगर आप इतनी बड़ी स्कीम पढ़ते हो ना तो आपको इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस पढ़ने होते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी स्पेसिफिक प्रोविजंस इनके पूछता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हर छोटी छोटी स्कीम का स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ते हुए जाएंगे। बहुत सारी स्कीम्स है, कंफ्यूज हो जाएंगे प्रोविजंस में, पर बड़ी स्कीम्स के कभी भी स्पेसिफिक प्रोविजंस छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक लर्निंग होता है कि अगर हम ये छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं इशू हो सकता है, हमें रिकॉलिंग में इशू हो सकता है, डेरिवेशंस में इशू हो सकता है। इससे अच्छा है इन स्कीम्स के हम प्रोविजंस करके जाएं। देन आगे बढ़ते हैं। कोल मिनिस्ट्री का रोड शो हुआ है कमर्शियल कोल माइन ऑक्शंस के लिए, ठीक है। तो कोल मिनिस्ट्री जो है आपको वो एक बार देख लेना है। फिर कोल माइनिंग क्या होती है, कोल माइनिंग में क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, और माइनिंग कैसे की जाती है, आपको ये देखना है, ठीक है। अब तो माइनिंग भी हो गई, तो अब आपको क्या करना है, कोल, पहले कोल के ऊपर फोकस करना है। क्यों? कोल जो है वो ब्लैक गोल्ड कहलाता है। तो आपको ये देख लेना है कोल किस लिए हम माइनिंग करते हैं। हम माइनिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कोल के अलावा? क्योंकि कोल जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ये कुछ टाइम में पेरिश हो सकता है। तो इसको कैसे केटर किया जाए वो हमें देखना है, ठीक है। अगर कोल कुछ टाइम में ख़त्म हो गया तो हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें कोल के ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं। देन कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करने में क्या टेक्नोलॉजी लगती है वो हमें देखना है, ठीक है। क्या प्रोसेस लगते हैं, क्या टेक्नोलॉजी लगती है, वो हमें कर लेना है। देन इंडिया की जो पूरा एनर्जी सेक्टर है उसमें कोल का कितना परसेंटेज है, कोल कितनी परसेंट एनर्जी इंडिया के लिए प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। एक ग्राफ बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या कीजिएगा कि सारे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के सोर्सेज हैं उसकी डेटा के हिसाब से आप उसे ग्राफ में पाई चार्ट में सेट कर लीजिए कि कौन से सोर्स से हम सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे कम किससे करते हैं। उससे क्या होगा ना, डेटा ज़रूरी नहीं है हमेशा याद रहे। कोल का सबसे ज़्यादा है, सोलार का सबसे ज़्यादा है, या फिर न्यूक्लियर पावर का सबसे ज़्यादा एनर्जी मिक्स में शेयर है। तो आप क्या करते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लेते हैं, जिसके बाद आप डिराइव कर सकते हैं कहीं ना कहीं डेटा को, ठीक है। फिर प्रीलिम्स के लिए आप स्पेसिफिक क्या पढ़ेंगे, इंडिया के कोल रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप लीजिए, उसमें ड्रॉ कर लीजिए कि इंडिया में स्पेसिफिक कोल रिजर्व्स कहाँ पे हैं, कोल माइनिंग कहाँ पे होती है, और थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ पे हैं। इससे आप क्या करेंगे ना कि कोल कहाँ पे मिल रहा है और थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, उसका वो मेंस के लिए भी प्रिपरेशन साथ में ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोल की माइन से उसका पावर प्लांट कितना दूर है, क्यों इतनी दूरी पे रखा है, वो आप सब इधर ही कवर कर लेंगे।
देन कोल सेक्टर से रिलेटेड मेजर पॉलिसीज़ क्या है हमारे कंट्री की, वो देखना है। मेंस के लिए आपको देखना है एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश की कैसे इंश्योर होगी, सेल्फ रिलायंस कैसे लाएंगे हम प्रॉपरली एनर्जी सेक्टर में। देन कोल माइनिंग जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हमें ये देखना है कि एनवायरनमेंट को क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसके। देन कोल माइनिंग में चैलेंजेस क्या आते हैं, डिस्प्लेसमेंट के चैलेंजेस आते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ता है, पोल्यूशन बहुत फैलता है, ये सब हमें करना रहेगा। अगर आप ये सब पढ़ते हैं तो कोल अराउंड हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेते हैं। सीडीएसी ने हिमाशील्ड करके ग्रैंड चैलेंज जो है वो कंक्लूड किया है। तो हमें क्या पढ़ना है सबसे पहले कि ये चैलेंज था किस लिए, ये था साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी क्या है कि अगर बहुत ही लेमैन टर्म्स में हम समझेंगे तो आपका जो फ़ोन है इसमें आपके लैपटॉप में कोई भी स्पाईवेयर मालवेयर आ जाए जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाए, तो उसे हम बेसिकली मोटे शब्दों में हम साइबर सिक्योरिटी जो है उसे समझेंगे। ठीक है, तो अब उसके अगेंस्ट जो आपको सिक्योरिटी मिल रही है वो स्पाईवेयर के अगेंस्ट, तो वो जो है वो साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी है हमारे कंट्री का। तो वो कैसे आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करती है, इसके इनिशिएटिव्स क्या है सीडीएसी के, सीडीएसी क्या है सबसे पहले ये, फिर हिमाशील्ड क्या था, बहुत बेसिक है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। देन हम क्या की प्रोविजंस और चैलेंजेस है इसमें। फिर आपको क्या करना है, कुछ एजेंसीज है प्रीलिम्स के लिए जो आपको पढ़नी है, सीडीएसी, सर्ट इन, ये सब जो काम करती है आप टेक्नोलॉजी के लिए, आपको वो देखना है। ठीक है, फिर साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारे कंट्री में क्या टेक्नोलॉजी है, क्या पॉलिसीज़ हैं, आपको वो पढ़ना है। अगर हम मेंस की बात करें तो सबसे पहले साइंस एंड टेक में आता है GS3 में। देन इसकी वजह से, साइबर थ्रेट्स की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी को क्या इशू होता है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। देन डिजिटल इंडिया मिशन हम पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी को पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशन स्वावलंबी, तो ये मिशन क्या है, ये विमेंस में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए है कि रूरल, स्पेशली अमंग रूरल एरियाज, कि रूरल एरियाज में जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आगे बढ़े। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे पहले। क्यों, क्योंकि जो विमेन है वो एक बहुत बड़ा चंक क्रिएट करते हैं सोसाइटी में पॉपुलेशन का। ओके, और इतना बड़ा चंक अगर अनएम्प्लॉयड होता है तो हमारे कंट्री के इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट करता है, वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है हमारे कंट्री में। तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सबसे पहले इन्हें पढ़ना है, स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज़ क्या है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो हमें करना है। अब इसके लिए क्या क्या स्कीम्स है हमारे कंट्री में, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, ये सब हमें पढ़ना है। इसके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं हमें वो पढ़ना है, उसे कैसे फिल किया जाए उन गैप्स को, वो पढ़ना है। देन प्रीलिम्स के लिए आप क्या पढ़ेंगे कि विमेन सेंट्रिक स्कीम्स जो है ना हमारे कंट्री की, वो पढ़ लेंगे। ओके, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इनिशिएटिव्स होंगे, आप वो पढ़ लेंगे, वो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और मेंस में भी काम आएंगे। देन विमेन एम्पावरमेंट बहुत बेसिक है, आपको GS2 में भी लग सकता है, आपको SA में भी लग सकता है, इनफैक्ट एथिक्स में भी काम आएगा। फिर रूरल डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस पढ़ना है। क्यों, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट जो है वो कैसे बेनिफिट करेगा सेल्फ रिलायंस को। सेल्फ रिलायंस क्या है, आत्मनिर्भरता। रूरल एरिया जो है वो अर्बन एरिया पे या फिर फैक्ट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, और सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की हम क्या करेंगे, केस स्टडीज एक दो पढ़ लेंगे ताकि हम मेंस में ऐड ऑन कर सके अपने आंसर में। ओके, आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा में विजिट किए हैं। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है धोलावीरा क्या है। ठीक है, धोलावीरा जो है वो एक हड़प्पन समय की साइट है जहाँ पे, जो गुजरात में है। आपको क्या पढ़ना है कि एक्सकेवेशन फाइंडिंग्स क्या है, इधर हमने जब एक्सकेवेट किया, इधर जब खुदाई की गई तो क्या क्या मिला, अर्बन प्लानिंग कैसी है यहाँ की, वाटर मैनेजमेंट कैसा है यहाँ का। फिर आपको क्या करना है, इंडस वैली की बाकी साइट्स भी पढ़नी है। ठीक है, जैसे गुजरात में ही एक और भी है लोथल। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, पहले तो लोथल पढ़ना है, फिर आसपास की सारी साइट्स पढ़नी है, ठीक है, उनके फीचर्स क्या है, उनको क्या वहाँ पे हमें क्या मिला है, उनके धीरे धीरे नष्ट होने की पीछे क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या थियरीज हैं, वो हमें करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा हमने टॉपिक में एक चीज़ और पढ़ी थी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, हमारे कंट्री में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनके क्या जो है सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, प्रिजर्वेशन चैलेंजेस हैं जो हमें करने हैं मैनेज, ओके। अब प्रीलिम्स के लिए हम क्या पढ़ेंगे, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी जो है वो इन साइट से रिलेटेड कैसे काम करती है, डेट्स क्या हैं कि हमें पहले कौन सी साइट मिली है, बाद में कौन सी साइट मिली है, ठीक है, कितने टाइम पहले ये डेट करती है ये साइट्स, ठीक है। फिर मेंस के लिए हम क्या करेंगे, कल्चरल हेरिटेज हम जो है GS1 में आता है सबसे पहले तो। फिर कंजर्वेशन चैलेंजेस क्या होते हैं, जो ये पूरा हमने पढ़ा कि धोलावीरा को हमने प्रिजर्व किया है, तो इसको कंजर्व करने के चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इंडिया में, ASI का क्या रोल है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या रोल है इस पूरे काम में, ठीक है। फिर इंडस साइट्स को हमने कंपेयर कर लेना है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, इन सब को। अभी आपको सबसे पहले तो बेसिक धोलावीरा सबसे अच्छे से कवर करनी है, अगर न्यूज़ में रही है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और स्टैटिक से लिंक करके क्वेश्चन बन सकता है, तो ये हमें अच्छे से कवर करना है, ओके। इसके साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स जो है वो पूरे हुए। आपको क्या करना है, ये सब करंट अफेयर्स के अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उन्हें डिटेल में पढ़ना है और अपने जो नोट्स है उसमें ऐड कर देना है, जो स्टैटिक पार्ट है उसे स्टैटिक के नोट्स के साथ ही ऐड करना है, मैप्स जो है उधर ही क्रिएट कर देने हैं। वो आपको एक पिक्चर लर्निंग में हेल्प करेगा, विजुअल लर्निंग में हेल्प करेगा, ताकि आप हमेशा डेटा और फैक्ट्स पे ना रहो, आप एक एनालिसिस बेस पे चीज़ें पढ़ो। क्यों, क्योंकि डेटा और फैक्ट्स फॉरगेटेबल होते हैं, एनालिसिस अक्सर फॉरगेटेबल नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, डेली ऐसे वीडियोस लाएंगे जिसमें डेली का करंट अफेयर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, मैगजीन्स, इन सब से हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे और आपको टॉपिक्स डेली प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स के, कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए, ओके। मेंटर IAS की तरफ से ये पूरी फैसिलिटी आपके लिए डेली अवेलेबल की जाएगी। आगे कोई भी आप न्यूज़ या करंट अफेयर्स मिस ना करें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।